जय हिंद साथियों। आप सभी साथियों का एक बार फिर से अपने चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि साथियों अभी तक हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल ऑफ ड्रग में पढ़ चुके हैं, ड्रग एब्जॉर्प्शन। उसी में साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हमारा है बायो अवेलेबिलिटी। तो साथियों हम लोग देखते हैं बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है। बायो मीन्स होता है लिविंग, अवेलेबिलिटी माने उपलब्धता। यानी बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है कि जो दवा हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं, यानी जो दवा हम लोग खाते हैं उसका कितना मात्रा, उस दवा का कितना मात्रा हमारे बॉडी में फंक्शन प्रोड्यूस करने के लिए अवेलेबल होता है, वही जो अवेलेबल मात्रा होती है वही हमारी कहलाती है बायो अवेलेबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे माने तो जैसे हमने पैरासीटामॉल का टेबलेट 500 mg का खाया, तो क्या होता है जब हम 500 mg पैरासीटामॉल का टेबलेट लेते हैं तो उसका लगभग क्या 200 या 250 mg हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है, वही 200 या 250 mg हमारे फंक्शन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या हुआ, हमारी जो बायो अवेलेबिलिटी हुई वो 200 या 250 mg ही हुई, तो उसे हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो देख लेते हैं डिफिनीशन वगैरह क्या है। डिफिनीशन है इट इज अ मेजर ऑफ द फ्रैक्शन मीन्स मात्रा, फ्रैक्शन मीन्स मात्रा ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज। तो एडमिनिस्टर्ड डोज आप लोग जान ही रहे होंगे। एडमिनिस्टर्ड डोज मतलब जो डोज दिया गया है, जो डोज दिया गया है या जो डोज खिलाया गया है ऑफ ए ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज्ड फॉर्म, इन द अनचेंज्ड फॉर्म यानी बिना किसी मॉडिफिकेशन के। तो क्या हुआ कि बायो अवेलेबिलिटी वह मेजर है ऑफ द फ्रैक्शन, मात्रा का, एडमिनिस्टर्ड डोज की वह मात्रा का मापन जो कि क्या करता है, पहुंचता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो पहुंचता है इन द अनचेंज्ड फॉर्म, बिना किसी चेंजिंग के, यानी सेम उसी फॉर्म में। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं, या उस फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं बायो अवेलेबल डोज, बायो अवेलेबल डोज। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी रेफर टू द रेट, रेट माने रेट का होता है ग्राम पर मिनट, कितनी तेजी से हमारे बॉडी में पहुंचता है। एंड माने और एक्सटेंट, कितनी मात्रा में हमारे बॉडी में पहुंचता है। ऑफ माने का एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम अ डोजेज फॉर्म एज डिटरमाइंड बाय इट्स कंसंट्रेशन टाइम कर्व इन ब्लड ORR बाय इट्स एक्सक्रीशन इन यूरिन। क्या है, बायो अवेलेबिलिटी जो है रेफर करता है टू द रेट, कितनी तेजी से और कितनी मात्रा में कोई ड्रग एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम माने से इसके डोजेज फॉर्म। जैसे सॉलिड डोजेज फॉर्म में अगर कोई मेडिसिन है तो उसकी कम मात्रा हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होती है, और अगर उसी डोजेज फॉर्म, उसी मेडिसिन को हम लोग लिक्विड डोजेज फॉर्म में दे दें, IV दे दें, तो वो ज़्यादा यानी 100% तक एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसी का डिटर्मिनेशन कि कोई मेडिसिन जो डोजेज फॉर्म अप्लाई किया गया है या एडमिनिस्टर्ड किया गया है उसकी कितनी मात्रा कितने देर में हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है, यही बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। और इसको डिटरमाइन किया जाता है बाई कंसंट्रेशन टाइम कर्व, कंसंट्रेशन और समय के बीच जब ग्राफ प्लाट किया जाता है, यानी ग्राफ प्लाट किया जाता है, तो उसी से डिटरमाइन होता है कि हमारी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है। तो हम लोग देखते हैं बायो अवेलेबिलिटी का एक फार्मूला है, बायो अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। ओरल के थ्रू जब हम उसी मेडिसिन को ओरल के थ्रू देते हैं तो वो कर्व के अंदर कितनी एरिया कवर करता है,
और जब हम लोग क्या करते हैं उसी मेडिसिन को, उसी डोज को क्या देते हैं, आईवी देते हैं, तो कितना एरिया कर्व कवर करता है। यहाँ AUC का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। अभी हम लोग इसको आगे जब कर्व बनाएंगे तो उसमें देखते हैं। फिर क्या देखते हैं, पॉइंट क्या है हमारा कि द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इंजेक्टेड IV इज 100%। यानी इसमें क्या बताया गया है कि किसी मेडिसिन को जब IV दिया जाता है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। IV मतलब इंट्रावेनस। तो जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि जब इसमें हम लोग डायरेक्ट ही सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही देते हैं ना, इंजेक्शन जो हम IV देते हैं वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्ट देते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का कोई डिसइंटीग्रेशन डिजोल्यूशन वगैरह होता नहीं, डायरेक्ट ये हमारे IV में अवेलेबल हो जाता है। IV में दिया और ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, और ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने के कारण क्या होता है, फंक्शन प्रोड्यूस करने के लिए 100% अवेलेबल होता है। फिर देखते हैं द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन या ब्लड कंसंट्रेशन भी इसी को कहते हैं। टाइम, प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व। जो टाइम कर्व है कैन बी ऑब्टेन्ड, कब प्लॉट कैन बी ऑब्टेन्ड, कब प्राप्त किया जा सकता है, जब बाई प्लॉटिंग सीरम या प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग अगेंस्ट टाइम। यानी एक्स एक्सिस पे टाइम हम लोग लेते हैं और वाई एक्सिस पे हमारा क्या होता है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन या फिर सीरम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। तो देखते हैं आगे क्या है, द बायो अवेलेबल डोज। जैसा कि हमने बताया था बायो अवेलेबल डोज क्या होता है साथियों, बायो अवेलेबल डोज क्या होता है कि जो एडमिनिस्टर्ड डोज होता है उसका कितना डोज, कितनी मात्रा हमारे ब्लड सर्कुलेशन यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची है, जो पहुंचती है जितनी मात्रा हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, वही कहलाती है बायो अवेलेबल डोज। बायो अवेलेबल डोज यानी जो मात्रा हमारे बॉडी के अंदर थेरेप्यूटिक फंक्शन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वही कहलाती है बायो अवेलेबल डोज। तो कहता है बायो अवेलेबल डोज इज यूजुअली लेस देन द एडमिनिस्टर्ड डोज। सामान्यतः क्या होता है कि बायो अवेलेबल डोज जो होता है वो एडमिनिस्टर्ड डोज के कंपेयर में हमेशा कम ही होता है, एक्सेप्ट IV के केस में हम लोग देखते हैं कि इक्वल होता है, क्योंकि जब IV में हमने 100 mg का अगर टेबलेट दिया है तो वो 100 mg ही हमारे ब्लड में अवेलेबल होगा। फिर देखते हैं क्या है, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग गिवन बाय ओरल रूट। बायो अवेलेबिलिटी जो होता है ऑफ माने का, ड्रग माने दवा का, यानी जो बायो अवेलेबिलिटी होता है दवा का गिवन बाय ओरल रूट नेवर विल बी 100%। जो दवा हमारी ओरल रूट से दी जाती है उसकी बायो अवेलेबिलिटी कभी भी 100% नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि द ड्रग में बी अनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब। आप लोगों को पता होगा कि जो दवा ओरल रूट से दी जाती है कोई चीज़, तो वो 100% एब्जॉर्ब हमारे बॉडी में नहीं होती, उसका कुछ न कुछ पोर्शन हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है। पहला कारण ये हो गया कि क्योंकि पूरी दवा हमारी एब्जॉर्ब नहीं होती है, ठीक। फिर दूसरा कारण क्या है, द एब्जॉर्ब्ड ड्रग, जो एब्जॉर्ब हुई दवा है में अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जो दवा एब्जॉर्ब होती है वो भी हमारी क्या चली जाती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। आप लोगों को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में इससे पहले भी बता चुका हूँ, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है साथियों, जब हम लोग ओरल रूट से कोई मेडिसिन लेते हैं तो वो हमारा पहले फेरिंग्स में जाता है, फिर ओसोफेगस में, फिर ओसोफेगस से स्टमक में डिसइंटीग्रेशन और डिजोल्यूशन होता है। डिसइंटीग्रेशन और डिजोल्यूशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होकर के हमारे ब्लड सर्कुलेशन में हमारी मेडिसिन पहुंच जाती है। और फिर वहाँ से क्या होता है, हमारी मेडिसिन स्मॉल इंटेस्टाइन के सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन से क्या होती है, वहाँ से हिपैटिक
वेन के थ्रू या हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू क्या होती है, हमारे लीवर में जाती है, जहाँ पे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो हम लोग देखते हैं कि कर्व क्या है, बायो अवेलेबिलिटी कर्व। तो देखिए साथियों, ये है हमारा क्या है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस। तो हमने बताया था कि एक्स एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करते हैं, टाइम को, टाइम ड्यूरेशन को, और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या प्लॉट करते हैं, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस, ठीक, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब इसमें हम लोग 3 डोज लेते हैं। पहला डोज मान लो हमने पैरासीटामॉल लेते हैं एग्जाम्पल में, तो मान लीजिए हम लोग पैरासीटामॉल का 250 mg किसी पेशेंट को दिए। तो इसमें 2 लाइनें खींची हमने, एक ये है, आप लोग देख रहे होंगे डॉटेड डॉटेड, ये लाइन क्या है, MEC, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, यानी मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या होता है, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन वह कंसंट्रेशन होता है जिससे कम कंसंट्रेशन होने पर कोई मेडिसिन किसी प्रकार की थेरेप्यूटिक एक्टिविटी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, तो उसे कहते हैं मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। फिर दूसरी लाइन हमारी ये है MSC, मैक्सिमम सेफ्टी कंसंट्रेशन। ये क्या होता है, MSC, मैक्सिमम सेफ्टी कंसंट्रेशन, ये वह मैक्सिमम से मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है जिसके ऊपर अगर हम लोग कोई मेडिसिन का कंसंट्रेशन देंगे तो क्या होगा, वो मेडिसिन हमारे बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, एडवर्स रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये 2 टर्म है। अब इनके बीच का जो ये विंडो है, ये एरिया जो है, यानी MEC और MSC के बीच का जो एरिया होता है वो थेरेप्यूटिक विंडो होता है। यानी इसी थेरेप्यूटिक विंडो के अंदर अगर हमारा कंसंट्रेशन मेडिसिन का बना हुआ है प्लाज्मा में, तो हमारी मेडिसिन क्या होगी, एक्शन शो करेगी हमारे बॉडी के अंदर। तो हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए पैरासीटामॉल का हमने किसी पेशेंट को 250 mg दिया, तो अब वो पेशेंट जब 250 mg खाएगा तो क्या हुआ कि उसका जो है इफेक्ट उसके बॉडी पे नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि ये 250 mg जो है हमारी मिनिमम इफेक्टिव डोज को भी क्रॉस नहीं कर पाई, और ये फिर रिलीज हो गई, क्रॉस नहीं कर पाई। तो इससे क्या हुआ कि हमारे बॉडी में इस मेडिसिन का कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर हमने पैरासीटामॉल का ही 500 mg का टेबलेट दिया जब पेशेंट को 500 mg का, तो उसमें क्या हुआ, ये टेबलेट जो है थेरेप्यूटिक यानी MEC को, मिनिमम इफेक्टिव डोज को क्रॉस कर गई, और फिर क्या हुआ, वो अपना थेरेप्यूटिक एक्शन शो करने लगी। क्यों, क्योंकि ये MEC को क्रॉस कर गई है, यानी MEC को पार कर गई है, तो इससे ये अपना थेरेप्यूटिक एक्शन जो फीवर को रिड्यूस करने का है उसको शो करेगी। अब फिर हमने क्या किया, हमने सोचा कि ऐसा है, इसको 500 mg से ज़्यादा डोज देते हैं, देखते हैं कि ये कितनी तेज़ी से काम करता है। तो क्या हुआ, हमने मान लो पेशेंट को 650 mg का टेबलेट दे दिया, 650 mg का टेबलेट दे दिया। फिर तो 650 mg का टेबलेट देने के बाद देखा गया कि उस पेशेंट में क्या है, कुछ साइड इफेक्ट भी पैरासीटामॉल के आने लगे, ADR भी होने लगा, यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी शो होने लगे। क्यों, क्योंकि साथियों ये MSC जो मैक्सिमम सेफ्टी डोज होता है या मैक्सिमम सेफ्टी कंसंट्रेशन होता है, उसको भी हमारा पैरासीटामॉल का 650 mg टेबलेट जो है वो क्रॉस कर गया था। तो ये हमारे बॉडी के अंतर्गत क्या प्रोड्यूस करने लगा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोड्यूस करने लगा। अब साथियों इसमें देखिए एक टर्म और है, अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कर्व। तो इसमें एक टर्म और है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो ये जो एरिया होता है, कितनी देर तक हमारा कोई ड्रग थेरेप्यूटिक विंडो में रहता है, थेरेप्यूटिक विंडो में रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी थेरेप्यूटिक विंडो के अंतर्गत जितनी देर तक हमारी कोई मेडिसिन बनी रहेगी
वो तब तक वो हमारे बॉडी में अपना थेरेप्यूटिक फंक्शन प्रोड्यूस करते रहेगी। ठीक, तो साथियों अब हम लोग देखते हैं क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी वे कारक जो हमारे बायो अवेलेबिलिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, यानी प्रभावित करते हैं। पहला है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। फिजियोकेमिकल ये तो हम बता चुके हैं कि एब्जॉर्प्शन में भी ये प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये हमारे बॉडी को, हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती हैं। तो वही है फिजियोकेमिकल, मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है मेडिसिन की। वो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से दिया जाता है ड्रग, ये भी निर्धारित करता है। पीएच एंड आयोनाइजेशन, पीएच और आयोनाइजेशन भी हमारे बॉडी में क्या करता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है और ये हमारे बायो अवेलेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है। फूड एंड ड्रग इंटरेक्शन, जान ही रहे हैं फूड और ड्रग इंटरेक्शन भी, क्योंकि ड्रग इंटरेक्शन आपस में इंटरेक्ट करके क्या बनाते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे कि एंटा एसिड क्या होता है, रिएक्ट करता है वो आयरन के कंपाउंड से, आयरन से, और एक नॉन सॉल्युबल कंपाउंड बना लेता है। फार्माकोजेनिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, फार्माकोजेनेटिक फैक्टर, ये जेनेटिक फैक्टर होते हैं हमारे। एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, ये भी जान रहे होंगे, मैं बता चुका हूँ एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस भी इससे पहले के वीडियो में। फिर हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। जैसा कि मेटाबॉलिज्म कहाँ परफॉर्म होता है, मेटाबॉलिज्म हमारा लीवर में परफॉर्म होता है, लीवर में। इसमें क्या होता है, कुछ केमिकल जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं तो वो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कुछ एक्टिव में होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जय हिंद साथियों, इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा टॉपिक होगा क्या, हमारा टॉपिक होगा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। साथियों हमने इससे पहले वीडियो में बता रखा था कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन जब हमने सिलेबस देखा तो हमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायो अवेलेबिलिटी दिखाई दी, तो हमने सोचा इस पे वीडियो बनाया जाए। तो हमारे हिसाब से साथियों आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट जो है बायो अवेलेबिलिटी का क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।